हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं वॉन्डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये वॉन्डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट आया ही क्यों। जब हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी इक्वल टू एनआरटी था, तो क्या जरूरत पड़ गई कि एक नया इक्वेशन ऑफ स्टेट आ गया, वो भी इतना कॉम्प्लेक्स। और फिर हम ये समझेंगे कि जब वॉन्डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट को लाया गया, जब उसको ड्राइव किया गया, तो कैसे ड्राइव किया गया, कैसे उसमें कांस्टेंट्स ए और बी डाले गए, कैसे आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट को करेक्ट किया गया, जिससे कि एक दूसरा इक्वेशन ऑफ स्टेट आया, वॉन्डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट। और फिर हम ये समझेंगे कि जो वॉन्डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स है, उसके पैरामीटर्स, मतलब जो कांस्टेंट्स ए और बी हैं, वॉन्डर वॉल कांस्टेंट्स, उसको हम किसी भी गैस के लिए उसके क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर के टर्म में कैसे निकाल सकते हैं। और फाइनली हम ये समझेंगे कि किसी वॉन्डर वॉल गैस का आप जो है क्रिटिकल कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, या मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, क्रिटिकल कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझेंगे आज के लेक्चर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट है पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहां पे पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम, एन है नंबर ऑफ मोल, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर। तो अगर इसको आप 1 मोल के लिए लिख दोगे तो एन इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो इक्वेशन हो जाएगा पीवी इक्वल टू आर टी। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ये जो इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट, वो कब अप्लाई होता है, और ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट आया है वो कैसे आया है। तो मैंने ये बताया था कि जो आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो हमेशा लो डेंसिटी ऑफ गैस के लिए अप्लाई होता है। मतलब अगर गैस की डेंसिटी बहुत कम है, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, तब आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको अच्छा रिजल्ट देता है। तो हम लिख देते हैं जिससे कि इसको ट्रैक करना आसान रहे कि जो इसका एप्लीकेशन है वो होता है लो डेंसिटी पे। और गैस लो डेंसिटी कब होगा, जब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे गैस के। और गैस के मॉलिक्यूल्स कब दूर दूर होंगे, जब गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। उस केस में भी क्या होगा कि गैस एक्सपैंड कर जाएगा और उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो जाएंगे। और दूसरा है कि जब प्रेशर बहुत कम होगा, प्रेशर बहुत कम होगा तो भी क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाएगा। और जब गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे, तो उसका डेंसिटी कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि उसी समय जो है गैस की डेंसिटी कम होती है। तो ये याद रखिएगा आप कि जो कोई भी रियल गैस, आइडियल गैस तब बन जाएगा जब वो लो डेंसिटी बन जाएगा। और लो डेंसिटी कब बनेगा, जब गैस का टेम्परेचर या तो बहुत कम हो, या फिर प्रेशर, गैस का टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा हो और उसका प्रेशर बहुत कम हो। मतलब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे कोई भी रियल गैस आइडियली बिहेव करेगा। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि जो आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से आया था, उसके डिस्क्रिप्शन से आया था। तो जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दिया जा रहा था तो उस समय कुछ एजम्पशंस आए थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन था वो ये था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स, हर मॉलिक्यूल का साइज निग्लिजिबल माना गया था टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लो कि एक क्लासरूम है, बड़ा सा क्लासरूम है, और उसमें 20 लोग हैं, तो जो 20 लोग हैं उसको अगर आप गैस मॉलिक्यूल मान लो, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अनुसार जो लोगों का वॉल्यूम है, मतलब जो लोग अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो काफी कम है टोटल क्लासरूम के वॉल्यूम के। इसका मतलब भी यही हुआ कि गैस का डेंसिटी बहुत कम है। तो ये पहला जो है मेन एजम्पशन था कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वॉल्यूम बहुत कम है तो जो फ्री स्पेस है, मतलब रूम के अंदर या सिस्टम में टोटल गैस का, वो बहुत ज्यादा है।
इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो तो आप छोटा मान रहे हैं, बहुत निग्लिजिबल मान रहे हैं, है ही नहीं, आप तो मान ही नहीं रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेस है वो फ्री है। तो इसका मतलब ये हुआ। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट एजम्पशन था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का, वो ये था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के सिस्टम में वो एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल और जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ये जो है हम फ्री रहना चाहते हैं आराम से, कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी से कोलाइड नहीं करता, कोई किसी से आके मिलता नहीं है। मतलब मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं सिस्टम में और किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। जैसे आज के टाइम में हो गया ना कि लोग जो है वो फ्री रहना चाहते हैं, कोई किसी के साथ कोई कनेक्शन बना के रहना नहीं चाहता। तो यही है सेकेंड मेन एजम्पशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का। तो इसको मैं लिख देता हूं कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का एजम्पशन था, मेन assumptions of kinetic theory of gas, वो पहला था कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एक दूसरे से कोई अट्रैक्शन नहीं है, एक दूसरे के साथ वो कोलाइड नहीं कर रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। तो ये दोनों मेन एजम्पशंस थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के, और इसी बेसिस पे पीवी इक्वल टू आर टी आया था। तो जो पीवी इक्वल टू आर टी जो हम यूज करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट, उसमें हम ये मानते हैं कि मॉलिक्यूलर साइज, मतलब हर मॉलिक्यूल का जो साइज है वो निग्लिजिबल है टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के। मतलब अगर किसी रूम में 10 लोग हैं तो वो 10 लोग कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जो टोटल रूम का जो वॉल्यूम है वही टोटल वॉल्यूम माना जाएगा गैस का। और दूसरा ये कि जो 10 लोग मान लो रूम में हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो जो है वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है किसी को। तो ये हुआ दूसरा एजम्पशन। लेकिन ये जो एजम्पशंस है वो पीवी इक्वल टू आर टी के लिए है, ये आइडियल गैस के लिए है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जो रियल गैस होता है उसमें ऐसा होता नहीं है। उसमें यह होता है कि हर गैस का जो है वो एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट स्पेस होता है, उसका एक सिग्निफिकेंट साइज होता है, उसका एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होता है। और दूसरा ये कि मॉलिक्यूल्स जब किसी सिस्टम में होता है तो रैंडमली मूव करते हैं, और जब वो रैंडमली मूव करते हैं तो दोनों पास में भी आते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से कोलाइड भी करते हैं, एक दूसरे से टकराते भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों एजम्पशंस हमने माने थे वो सिर्फ हाइपोथेटिकल एजम्पशंस हैं, ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है। तो इसी कारण से क्या हुआ कि जब आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट को जब रियल गैस के लिए रियल लाइफ में लगाया गया तो देखा गया कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है जो कैलकुलेशन निकाला गया। तो इस कारण से क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ लो डेंसिटी पे काम कर रहा है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन रियल लाइफ में जहां पे प्रेशर ज्यादा हो और टेम्परेचर बहुत कम हो, और फिर जब गैसेस रियल हो, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जो है ये पीवी इक्वल टू आर टी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। इसी कारण से क्या हुआ कि 1873 में वॉन डेर वाल ने एक इक्वेशन ऑफ स्टेट दिया जिसको कहा गया वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये किस ईयर में दिया गया? 1873 में दिया गया वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, ईओएस का मतलब हो गया इक्वेशन ऑफ स्टेट दिया गया। अब हमको यह समझना है
कि ये वॉन्डरवॉल ने जो इक्वेशन ऑफ स्टेट दिया वो किस बेसिस पे दिया और कैसे दिया। तो मैं पहले क्या करता हूं कि वॉन्डरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो दिया गया था वो डायरेक्ट लिखता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं कि वो इक्वेशन उस तरह से क्यों आया। तो जो वॉन्डरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो 1873 में वॉन्डरवॉल ने दिया था वो इस तरह का है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये 1 मोल के लिए है, जहां पे V जो है वो मोलर वॉल्यूम है, मतलब 1 मोल का वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वॉन्डरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट है ये 1 मोल के लिए है, जहां पे P है टोटल प्रेशर, A और V है आपका मोलर वॉल्यूम, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। तो इसमें आप देखोगे कि A और B जो है वो दो कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस करे गए, A और B, और उसको कहा गया कि ये है वॉन्डर वॉल्स, थोड़ा स्पेस देना वॉन्डर वॉल के बीच, हमेशा नाम किसी का गलत नहीं लिखना चाहिए, वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ वॉन्डर वॉल कॉन्स्टेंट्स। तो ए और बी जो है वो वॉन्डर वॉल कॉन्स्टेंट्स है। तो अब हमको ये समझना है कि ए का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे ये ए बाई वी स्क्वायर एडिशनल टर्म आ गया पीवी इक्वल टू आर टी में, और कैसे ये बी आ गया। क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि प्रेशर में एक एडिशनल टर्म ये वाला ए बाई वी स्क्वायर जो है वो ऐड कर दिया गया है, ये वाला टर्म, और वॉल्यूम में ये वाला टर्म जो है वो माइनस कर दिया गया है। तो कैसे आया ये एडिशनल टर्म ए बाई वी स्क्वायर और बी, अब ये हम समझेंगे। क्या माना वॉन्डरवॉल ने, किस तरह का कैलकुलेशन किया और क्यों उन्होंने ऐसे इस तरह से लिख दिया ये इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वॉल्यूम बी की। तो अब ये समझिए कि अभी हमने क्या कहा है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट ड्राइव करा गया था PV इक्वल टू RT, उसमें माना गया था कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस मॉलिक्यूल सिस्टम में हैं उनका साइज बहुत ही छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे हैं और वो काफी दूर दूर है, और इस कारण से उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है। तो इसने क्या कहा कि जब मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा होता है और जब उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हर गैस को मूव करने के लिए, सिस्टम में मूव करने के लिए पूरा स्पेस अवेलेबल है, क्योंकि कोई किसी से इंटरैक्ट नहीं करता है। तो जितना भी स्पेस है सिस्टम के अंदर, रूम के अंदर, वो गैस को मूव करने के लिए फ्रीली अवेलेबल है। इसका मतलब मैं फोटो से बताता हूं आपको कि मान लो कि मेरे पास एक रूम है इस साइज का, ठीक है, एक रूम है, और मान लीजिए कि ये सब गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक गैस मॉलिक्यूल है, ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल है, तीसरा है, इसी तरह से बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। और मान लेना कि हर किसी का साइज बराबर है, क्योंकि ये बराबर मानने से क्या होगा कि कैलकुलेशन हो जाएगा आसान। तो इसीलिए मान लो कि आप जो है ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो इस रूम में है। तो इसका एजम्पशंस क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, मतलब आप मान रहे हैं कि ये सब एग्जिस्ट तो करता है लेकिन ये कोई स्पेस नहीं लेता। इसका मतलब ये है कि हर मॉलिक्यूल को घूमने के लिए जो स्पेस मिलेगा वो पूरा रूम में जितना स्पेस है वो मिलेगा, क्योंकि कोई और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है किसी मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि हर किसी का जो साइज है वो नेग्लिजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल वॉल्यूम है इसका सिस्टम का, वो पूरे सिस्टम का वॉल्यूम होगा, मतलब जो वॉल्यूम फ्री अवेलेबल है गैस को मूव करने के लिए वो पूरा स्पेस होगा। तो इसका मतलब है जो वॉल्यूम है वो टोटल इसका वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि गैस का साइज सिग्निफिकेंट माना जाए और यह भी माना जाए कि गैस इंटरैक्ट करते हैं, इसका मतलब वो कोलाइड करते हैं जो रियल लाइफ में होता है, तो क्या होगा? देखो क्या होगा, अगर मान लो कि एक ये मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है ये, और ये दोनों आ गए पास, ये दोनों कोलाइड कर गए, दोनों का रेडियस जो है वो r है। तो ये जो रेडियस है ये r हुआ और ये भी जो रेडियस है वो भी r हुआ।
तो अगर आप देखो तो दो मॉलिक्यूल जब कोलाइड किए, जब पास आ गए, तो दोनों के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 2r हो गया। तो अगर आप इस 2r रेडियस का एक स्फीयर बनाएं, क्योंकि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो स्फेरिकल है, तो मैं बताता हूं कि क्यों मैं बना रहा हूं स्फीयर। मान लो कि इस 2r रेडियस का मैं एक स्फीयर बनाऊं, इस तरह का, इस तरह का एक स्फीयर बनाऊं, जिसको हम कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अगर आप देखोगे, अगर हम मानते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसका साइज सिग्निफिकेंट है, और हम ये भी मानते हैं कि वो कोलाइड करते हैं, तो मान लो जब वो नजदीक आ गए और इस तरह से कोलाइड कर गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो मॉलिक्यूल पास आ गए और दोनों का साइज सिग्निफिकेंट मान लिए हैं हम, तो इतना स्पेस जो है इसके चारों तरफ, वो स्पेस बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो टकरा गए हैं, तो ये इतना स्पेस जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस को मूव करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए जो फ्री स्पेस है वो कम हो जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है, मैं फिर से एक बार बताता हूं आपको। मान लो कि दो मॉलिक्यूल एक साथ आ गए, टकरा गए, ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे और टकराएंगे। जब वो टकरा जाएंगे, और उसका साइज भी सिग्निफिकेंट है, तो जब वो टकरा जाएंगे तो अपने चारों तरफ एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना लेंगे, अपने साइज के डबल एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना लेंगे, कि वहां अगर कोई आएगा तो वो उससे टकराएगा। मतलब वहां अगर उस रेडियस के अंदर, इसके अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल घुस गया इस स्फीयर के अंदर, तो वो टकरा जाएगा, तो वो मूव नहीं कर पाएगा। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल को फ्रीली मूव करना है तो ये स्पेस अवेलेबल नहीं है मूव करने के लिए, जो इस स्फीयर का वॉल्यूम है, क्योंकि अगर इसके अंदर वो आ जाएंगे तो वो टकरा जाएंगे, तो वो फ्री स्पेस थोड़ा ना रहेगा। तो मतलब फ्री स्पेस जो है टोटल सिस्टम के अंदर वो कम हो जाएगा, और वो कितना कम हो जाएगा वो हम आपको बताते हैं। तो देखो, मान लो कि जो सिस्टम है उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n0। मान लो कि 1 मोल लिए, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हो गए इस गैस का इस सिस्टम के अंदर, मान लीजिए n0, जो आप मान सकते हैं कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। एवोगाड्रो नंबर मतलब 1 मोल जो है 6.002022 एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। मान लीजिए, एक एग्जांपल के लिए लिए है, कोई जरूरी नहीं है कि आप n0 ही लें, समझाने के लिए लिए हैं। तो मान लो कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n0 एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, और हर किसी का साइज मान लो r है ना। तो अब अगर देखोगे तो इस सिस्टम में जिसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n0 है और हर किसी का साइज r है, तो कितना, और अगर मान लो हम ये भी मानते हैं कि हर किसी का साइज सिग्निफिकेंट है और हर कोई टकराता है एक दूसरे से, तो कितना स्पेस जो है वो मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर लेगा जो फ्री नहीं रहेगा। सो अगर हम देखें तो ये निकालना चाहें कि वॉल्यूम नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट, मतलब ये जो वॉल्यूम है ये फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। वो कितने होंगे? तो देखो, एक मॉलिक्यूल का जो है रेडियस r है, और जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना है दो मॉलिक्यूल के टकराने से, वो उसका रेडियस 2r हो जाएगा। तो इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई इंटू 2r का होल क्यूब। मतलब इतना वॉल्यूम जो है वो दो मॉलिक्यूल के टकराने से जो है वो अवेलेबल नहीं है। दो मॉलिक्यूल के टकराने से मतलब एक पेयर मॉलिक्यूल के टकराने से, तो दो मॉलिक्यूल के टकराने से इतना वॉल्यूम जो है वो ब्लॉक हो गया। उसमें मॉलिक्यूल मूव करेगा तो वो फ्री स्पेस नहीं रहेगा, वो टकरा ही जाएगा। तो हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ 2 मॉलिक्यूल इज दिस वन। लेकिन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? n0, और दो मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करते हैं, मतलब आते हैं। तो ये है दो मॉलिक्यूल के कारण से। तो n0 मॉलिक्यूल के कारण से
कितना टोटल वॉल्यूम होगा जो फ्री अवेलेबल नहीं होगा। तो ये अगर आपको निकालना है तो आपको n0/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n0/2 से क्यों? क्योंकि हर 2 मॉलिक्यूल के लिए निकाला गया है। एक पेयर का मतलब 2 मॉलिक्यूल के लिए निकाला गया है। तो 2 मॉलिक्यूल के लिए इतना वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, तो n0 मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा? n0/2, क्योंकि 2 के लिए इतना नहीं है, तो एक के लिए इसका आधा हो जाएगा, तो n0 के लिए n0/2 हो जाएगा। तो इसको अगर निकालोगे आप तो ये कितना निकलेगा? ये हो गया 8 4 जा 32 और ये 2 कट जाएगा तो 16। सो 16/3 n0 इंटू πr3। ये जो हो गया, इतना वॉल्यूम जो है वो अवेलेबल नहीं है। किसके लिए? मूवमेंट के लिए, अगर n0 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये जो है वो फ्री वॉल्यूम नहीं है। तो अगर आप देखोगे कि एक मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है 4/3 πr3, अगर उसका रेडियस r है। सो वॉल्यूम ऑफ n0 मॉलिक्यूल्स टोटल, अगर सारे मॉलिक्यूल्स को आप चिपका दो, एक साथ कर दो, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ n0 मॉलिक्यूल कितना होगा? ये हो जाएगा n0 इंटू 4/3 πr3। ये हो जाएगा आपका 4/3 इंटू n0 πr3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स n0 मॉलिक्यूल्स है, और ये जो वॉल्यूम है वो अवेलेबल नहीं है फ्री मूवमेंट के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वॉल्यूम है इसका 4 गुना है। देखो आप, यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, तो जो जितना वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है इसके अंदर मूवमेंट के लिए, वो 4 टाइम्स है टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आप कहीं पे बात कर सकते हो तो बता सकते हो कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होता है उसमें जो फ्री स्पेस होता है वो 4 गुना मतलब कम हो जाता है, मतलब जो स्पेस ब्लॉक हो जाता है वो 4 टाइम्स होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है, इतना स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो अवेलेबल नहीं है। तो ये वाला जो टर्म निकाला है हमने, इसका नाम है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम है वो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, मतलब ये निकालना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम से, है ना। ये वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम V से। यही वॉल्यूम स्पेस अवेलेबल है, फ्री स्पेस है। ये अगर आप माइनस कर दोगे तो जो स्पेस बचेगा वो बचेगा फ्री वॉल्यूम दैट इज अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसको हम कहते हैं बी वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स B, जिसका वैल्यू होता है 16/3 n0 इंटू πr3, जहां पे n0 है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और r है रेडियस ऑफ एवरी मॉलिक्यूल्स। तो इतना वॉल्यूम जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, और इसको हम कहते हैं वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स B। तो B का वैल्यू हो गया वो ये। तो इसका मतलब जो है, जो वॉल्यूम अवेलेबल है मूवमेंट के लिए, सो इसको कहते हैं फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट इज इक्वल टू V माइनस B, क्योंकि V टोटल वॉल्यूम है इस सिस्टम का, और ये जो वॉल्यूम है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, जिसमें मॉलिक्यूल अगर आएंगे तो टकरा ही जाएंगे। मतलब वो ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट। तो अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट कितना हो जाएगा? V माइनस B। तो इसी कारण से ये V माइनस B यहां पे आ गया। जो वॉल्यूम करेक्टेड वॉल्यूम है वो V माइनस B हो गया। वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी सिस्टम में गैस को मूव करने के लिए, फ्रीली मूव करने के लिए कितना वॉल्यूम, कितना स्पेस मिलता है। और जब आप ये मानते हैं कि गैस का कोई साइज नहीं है, उसका कोई डायमीटर नहीं है, वो बहुत छोटा है, वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, वो कोलाइड नहीं कर रहे हैं, तो जितना भी रूम में स्पेस अवेलेबल है वो सब मूवमेंट के लिए है। तो इसीलिए वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे आता है V, PV इक्वल टू RT में V आता है। लेकिन वॉन डेर वाल गैस में क्या आता है? V माइनस B। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वॉन डेर वाल कांस्टेंट B जो है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और वॉल्यूम की जगह पे V माइनस B कैसे आ गया। अब हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में कि प्रेशर जो है वो कैसे आया। तो प्रेशर को समझने के लिए आप ऐसे समझो कि ये जो आपका सिस्टम है,
जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स हर जगह है, और जो गैस प्रेशर एग्जर्ट करता है वो कैसे करता है, क्योंकि हर गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होते हैं कि मूव करते हैं रैंडमली, अपने मन से कहीं भी मूव करते हैं, कहीं भी मूव करते हैं। और जब ये मॉलिक्यूल्स वॉल से टकराते हैं, मतलब यहां पे टकराते हैं, इस वॉल से चाहे इस वॉल से चाहे इस वॉल से चाहे इस वॉल से, मतलब सिस्टम के वॉल से टकराते हैं, तो क्या होता है कि उस पर वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। और प्रेशर एग्जर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक वेलोसिटी होता है, और जब उनका कुछ मास होता है, तो जब अपना मास होता है और वेलोसिटी होता है तो एक मोमेंटम होता है, और जब उस मोमेंटम से टकराते हैं तो एक फोर्स लगाते हैं, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो जो गैस मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं वॉल से, उस कारण से क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल जो सिस्टम का वॉल होता है उस पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, और वही प्रेशर जो है वो ये वाला प्रेशर है PV इक्वल टू RT में, ये है प्रेशर। तो प्रेशर गैस एग्जर्ट क्यों करता है, क्योंकि वो वॉल से टकराता है। जैसे मान लो कि किसी रूम में 10 लोग हैं, तो रूम और वो सारे जो लोग हैं उसको आप गैस मॉलिक्यूल मान लो, और वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो जब वो टकराएंगे, जब वो अपना माथा टकरा देंगे वॉल से, तो क्या होगा, एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगे वॉल पे, और वही उस गैस का प्रेशर होगा। तो यही होता है सिंपल कॉन्सेप्ट। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट हम ड्राइव किए थे, उसमें हम माने थे कि जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि हर कोई डिप्रेशन में है, सारे मॉलिक्यूल्स डिप्रेशन में है, किसी मॉलिक्यूल्स का किसी से दोस्ती नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई एफिनिटी नहीं एक दूसरे से, कोई मतलब भी नहीं किसी से। तो हर कोई जा रहा है, अपना मूव कर रहा है आंख बंद करके, और जब दीवार में टकरा रहा है, अपना सर फोड़ रहा है, तो उस कारण से क्या हो रहा है कि वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। लेकिन रियल गैस ऐसा नहीं होता है। रियल गैस क्या करते हैं, वो कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, और जब अट्रैक्ट होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चारों तरफ से, क्योंकि चारों तरफ मॉलिक्यूल्स है, तो हर मॉलिक्यूल चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में घिरा होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि जब हर मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से उसको मॉलिक्यूल्स बाकी मॉलिक्यूल्स अपने अपने तरफ खींचते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स बीच में है, यहां पे चाहे यहां पे चाहे जहां पे भी है, यहां पे भी अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, तो चारों तरफ से उस पर फोर्स लगता है बराबर, क्योंकि ये तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना मॉलिक्यूल्स, तो उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा उन सब मॉलिक्यूल्स पे जो बीच में होंगे। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स वॉल के पास होंगे, मान लो कि कोई मॉलिक्यूल्स यहां पे है एकदम वॉल के पास, तो इस मॉलिक्यूल्स पे इधर से कोई खींचेगा, कोई इधर से खींचेगा, कोई इधर से खींचेगा, कोई इधर से खींचेगा, तो चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा। मतलब इस मॉलिक्यूल पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, वॉल के डायरेक्शन में। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कोई मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, ये तो लास्ट लेयर है मॉलिक्यूल्स का। तो जो लास्ट लेयर होगा वॉल के पास, उन मॉलिक्यूल्स पे क्या होगा कि वॉल के तरफ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन बाकी डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और बाकी डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा, तो इसके पहले वाले लेयर में मॉलिक्यूल्स होंगे, वो उसको अपने तरफ खींचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल के तरफ मॉलिक्यूल्स हैं जो पहुंच गए हैं, उस पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर जो गैस अब एग्जर्ट करेगा, वो आइडियल गैस कंडीशन से कम करेगा। कम क्यों करेगा, क्योंकि जब आइडियल गैस कंडीशन में जब कोई अट्रैक्शन था नहीं, तो हर मॉलिक्यूल, कोई किसी को कोई अट्रैक्शन था नहीं, तो हर मॉलिक्यूल जो है वो टकरा रहा था। अब जो है हर मॉलिक्यूल टकराएगा, अभी भी जो मॉलिक्यूल वॉल के पास जाएंगे टकराएगा, लेकिन उस पे जो है एक पुल फोर्स, मतलब बैकवर्ड फोर्स लग रहा है हर मॉलिक्यूल पे। चाहे मॉलिक्यूल यहां हो, अगर यहां है तो इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो उसका जो रेट ऑफ मोमेंटम है टकराने का, वो थोड़ा कम हो जाएगा। इस कारण से रियल गैस जो है वो प्रेशर जो एग्जर्ट करेगा, वो आइडियल गैस कंडीशन से थोड़ा सा कम करेगा। तो इसीलिए क्या होगा कि आपको ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप जब कंसीडर ये करते हैं कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि प्रेशर में एक करेक्शन टर्म डालना पड़ेगा, और
वहीं से आपका कॉन्सेप्ट आता है ए का। तो अब निकालते हैं कि कितना होगा, कैसे ये करेक्शन आया। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये जो प्रेशर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वॉल के पास है, उसकी डेंसिटी कितनी है। तो चूंकि डेंसिटी पूरे गैस में तो यूनिफॉर्म है, क्योंकि गैस का जो है वो प्रेशर यूनिफॉर्म होता है, तो मतलब हर जगह पे डेंसिटी वही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो डेंसिटी लास्ट लेयर में, जो लेयर एकदम वॉल के पास है, उसकी डेंसिटी कितनी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मान लो कि एन नॉट और टोटल भी, अगर भी ये मान लो, वॉल्यूम भी मान लो, तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर। लेकिन इसी के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, दूसरा एक और आएगा, क्योंकि ये इस पे भी डिपेंड करेगा प्रेशर कि इसके पहले वाले लेयर में, यहां वाले लेयर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी डेंसिटी कितनी है, उस पर भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एन नॉट बाई भी इंटू एन नॉट बाई भी, तो इसका स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि दो लेयर में कितना डेंसिटी है मॉलिक्यूल्स का, उस पर डिपेंड करेगा कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अगर यहां पे डेंसिटी कम हुआ तो कम फोर्स से एक्सर्ट करेगा, यहां पे अगर डेंसिटी कम हुआ तो वो मतलब इस मॉलिक्यूल्स पे कितना फोर्स लगेगा वो डिपेंड उस पे करेगा कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कितने उसकी डेंसिटी कितनी है। इसीलिए ये जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एन नॉट बाई वी के स्क्वायर के, मतलब डेंसिटी के स्क्वायर के। तो अगर आप देखोगे तो ये जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नॉट स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अगर आप ये डायरेक्शनल ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा दोगे तो ये हो जाएगा प्रेशर जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर होगा। तो ये जो प्रेशर निकला है ये क्या है? तो रिड्यूस्ड प्रेशर है ना। जब आप मान रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है वो वाला प्रेशर है, ये रिड्यूस्ड प्रेशर है ना। तो अगर आप मानो कि जब गैस मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, जब वो फ्री मूव कर रहे थे, तो उस समय मान लो कि प्रेशर जो होता, जब हम ये मान रहे थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, उस समय मान लो प्रेशर पी डैश। तो पी डैश जो है, पी डैश मान लो जो प्रेशर है, प्रेशर व्हेन molecules were not attracting each other, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं था, नॉट अट्रैक्टिंग मीन्स नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब आइडियल गैस केस में। और जब वो मान लो कि कर रहा है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, तो उस समय मान लो प्रेशर पी। तो पी क्या है? प्रेशर व्हेन मॉलिक्यूल्स वर इंटरैक्टिंग, नॉट इंटरैक्टिंग नहीं, जब वो इंटरैक्ट कर रहे थे, या अट्रैक्टिंग, वर अट्रैक्टिंग। तो ये जो डिफरेंस होगा पी डैश माइनस पी का, वो हो जाएगा आपका ए बाई वी स्क्वायर के बराबर। तो इसको आप मान लो पी जीरो, ये अच्छा होगा जब हम इसको पी जीरो कहते हैं। और पी जीरो किसके बराबर हो गया? वो हो गया पी डैश माइनस पी, मतलब जो डिफरेंस हो गया प्रेशर का, जो प्रेशर कम हो गया वो हो गया आपका पी डैश माइनस पी इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर। तो अब क्या करोगे? तो अगर आप निकालना चाहो कि ये पी डैश कितना हो जाएगा, जो इफेक्टिव प्रेशर लग रहा है गैस पे, वो हो जाएगा P प्लस ए बाई वी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो PV इक्वल टू RT इक्वेशन है, जिसमें हमने ये माना था कि गैस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट जो है वो नहीं करते हैं और उसका साइज भी जो है वो नेग्लिजिबल होता है। तो अगर हम इस इक्वेशन को अब करेक्ट करें, PV इक्वल टू RT को करेक्ट करें इन दोनों चीज से, तो क्या हो जाएगा? कौन सा इक्वेशन बनेगा? तो अब जो है आपका इक्वेशन क्या हो गया? P डैश V डैश इक्वल टू RT, क्योंकि ये P डैश क्या है? करेक्टेड वैल्यू, और V डैश क्या है? ये भी है करेक्टेड वैल्यू। तो P डैश जो है वो करेक्ट करके हमने क्या करा? ये हो गया P प्लस ए बाई वी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो आप P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, और V डैश हमने करेक्ट करके क्या कर दिया? ये कर दिया V माइनस बी, ये हो गया V माइनस बी इक्वल टू RT। तो ये हो गया आपका वॉन्डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो डिराइव करा गया था इन सब चीजों के आधार पर, जिसमें आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, और
इसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, ये सब मिला के ये वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट ड्राइव करा गया था 1873 में वॉन डेर वाल के द्वारा। अब जो है इसके बाद जो हमको करना है वो ये करना है कि जो वॉन डेर वाल कॉन्स्टेंट्स ए और बी हैं वो हम कैसे निकालेंगे। तो अब हम ये समझेंगे कि जो वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने ड्राइव करा है उससे हम वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, उसका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, और वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं क्रिटिकल प्रॉपर्टीज के टर्म में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो हमने डिराइव करा है अभी, P प्लस ए बाई भी स्क्वायर इंटू भी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये है वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब चलो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप इसको क्या करो कि ये जो है ना इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, पी भी स्क्वायर प्लस ए बाई भी स्क्वायर इंटू भी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब इसको आप ऐसा करो कि भी स्क्वायर को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा पी भी स्क्वायर प्लस ए इंटू भी माइनस बी इक्वल टू आर टी भी स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो भी से यहां पे, तो ये हो जाएगा पी भी क्यूब प्लस ए भी माइनस पी बी भी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू आर टी भी स्क्वायर। और अब इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर दो, पी भी क्यूब भी स्क्वायर के टर्म को एक साथ कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस पी बी, और ये इसको इस तरफ करोगे तो ये प्लस हो जाएगा आर टी भी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो। तो ये जो इक्वेशन जो आपका बन के आया, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन को, तो ये जो इक्वेशन है वो है क्यूबिक इन वॉल्यूम। ये है क्यूबिक इन वॉल्यूम। तो अगर कोई भी इक्वेशन क्यूबिक हो वॉल्यूम में, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है उसके 3 रूट्स होंगे। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट को हम क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो क्यूबिक है वॉल्यूम में। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम के 3 वैल्यू आएंगे। इस कारण से जो वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसको क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट को ही क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। बहुत सारे क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट हैं, जैसे कि रेडलिक वोंग इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिसको हम शॉर्ट में आर के कहते हैं। फिर दूसरा है सोवे रेडलिक वोंग SRK इक्वेशन ऑफ स्टेट। फिर है पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन ऑफ स्टेट। फिर है बर्तिलो। बहुत सारे इक्वेशन ऑफ स्टेट हैं जो आप के स्कोप से बाहर है। बस आपको वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट समझ जाना चाहिए। बाकी इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है उसको आप जिस तरह से वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट को ट्रीट करते हैं, जिस तरह से आप ए और बी उसका निकालोगे, सेम चीज करके आप बाकी इक्वेशन ऑफ स्टेट का भी निकाल सकते हो। तो बहुत सारे इक्वेशन ऑफ स्टेट हैं क्यूबिक, जिसमें वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसके 3 रूट्स होते हैं। तो अब समझते हैं कि जो 3 रूट्स होते हैं उसका क्या मीनिंग है। तो इसके लिए अगर मान लो कि हम अगर पीवी डायग्राम ड्रॉ करें, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था पीवी डायग्राम पे, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, और अगर आपको पीवी डायग्राम समझना है किसी प्योर सब्सटेंस का तो आप देख सकते हैं। तो अगर किसी प्योर सब्सटेंस का अगर हम पीवी डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरह का दिखता है, जिसमें ये वाला होता है आपका सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, ये होता है सैचुरेटेड वेपर कर्व, और इस दोनों के बीच का जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, ये होता है वेपर प्लस लिक्विड। ये होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के इस तरफ का जो रीजन है वो सैचुरेटेड लिक्विड रीजन हो गया, मतलब कर्व हो गया, और ये जो कर्व हो गया वो सैचुरेटेड वेपर कर्व हो गया। ये जो रीजन हो गया वो किसको कहते हैं, सुपर हीटेड वेपर।
सुपरहीटेड वेपर। और ये होता है रीजन सबकूल्ड लिक्विड या कंप्रेस्ड लिक्विड। ये सब मैंने बताया था, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था टीवी डायग्राम का, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें होता है आइसोथर्म। तो एक आइसोथर्म जो होता है वो क्रिटिकल पॉइंट से पास करता है, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल आइसोथर्म। तो ये जो पीवी डायग्राम बनता है हमेशा वो बनता है आइसोथर्म से बनता है, कांस्टेंट टेम्परेचर ऑपरेशन से बनता है। और ये है आपका आइसोथर्म। इस तरह से थोड़ा सा और बेटर कर देते हैं इसको, इस तरह से बनता है, इस तरह से, हाँ इस तरह से ये आइसोथर्म बनता है। ये है क्रिटिकल आइसोथर्म, क्योंकि ये जो टेम्परेचर होता है T इक्वल टू TC होता है। और इसी तरह से आइसोथर्म ये भी बनेगा जब T जो है वो TC से ज्यादा होगा, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा वाला जो आइसोथर्म है वो ये वाला है। और जो T इक्वल टू TC से लेस होगा वो इस तरह का हो सकता है, वो इस तरह का होगा। तो ये जो कंडीशन है वो है T लेस देन TC। तो TC है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये जो आइसोथर्म है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व है, ये होता है क्रिटिकल आइसोथर्म T इक्वल टू TC पे, ये होता है T लेस देन TC पे, और ये होता है T ग्रेटर देन TC पे। तो अब हम समझते हैं कि जो क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है आपका ये वाला, इसके कितने रूट्स होंगे और उस रूट्स का मतलब क्या होगा। तो अब देखो, अगर मान लो कि T ज्यादा हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर से, मतलब गैस का टेम्परेचर जो है वो उस गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा हो गया, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर जो है उस गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा, मतलब इस रीजन में अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको एक ही रूट्स निकलेगा जो रियल होगा, बाकी दो रूट्स जो निकलेंगे वो निकलेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और जो रियल रूट निकलेगा वो एक ही रियल रूट निकलेगा अगर T TC से ज्यादा होगा। अगर T TC के बराबर होगा, आप इसमें अगर पुट कर दोगे T इक्वल टू TC और P इक्वल टू PC, क्योंकि यहां पे P जो है वो PC के बराबर भी है इस पॉइंट पे, तो तीन रियल रूट्स आएंगे और तीनों रियल रूट्स का जो वैल्यू होगा वो ये होगा V इक्वल टू VC। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे तीन रियल रूट्स आते हैं जब आप P इक्वल टू PC यहां पुट कर देंगे और T इक्वल टू TC पुट कर देंगे, तो इस इक्वेशन से आपको तीन रियल रूट्स आएंगे और तीनों रियल रूट्स बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? V इक्वल टू VC के बराबर होंगे। तो जो रियल रूट्स आप कैलकुलेट करोगे वो बराबर निकलेंगे, तीनों का वैल्यू सेम आएगा और तीनों जो होगा वो VC के बराबर आएगा, तो आपको क्रिटिकल वॉल्यूम निकल जाएगा। और अगर आप T लेस देन TC में सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, तो आपको तीन रूट्स आएंगे और तीनों रियल आएंगे। उसमें जो सबसे छोटा वाला रूट होगा वो आपको देगा ये वाला वैल्यू, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड का वॉल्यूम देगा, और जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू होगा वो आपको सैचुरेटेड वेपर का वॉल्यूम देगा, और जो तीसरा वाला होगा वो मिक्सचर का होगा, इस दोनों के बीच होगा, वो उसका कोई मतलब नहीं होता। कहने का मतलब है, जो मैं पिछले 3-4 मिनट से बोल रहा हूं उसका जो मतलब है वो ये है कि जो हम क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है इसको अगर हम सॉल्व करें तो तीन रूट आएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्यूबिक इन वॉल्यूम है तो तीन रूट आएगा। तो अब इसकी दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो तीन रूट आया उसमें या तो सारे रियल रूट होंगे, ऑल रियल रूट्स, और दूसरा हो सकता है कि वन रियल रूट एंड टू इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं हमेशा वो पेयर में आते हैं, एक a प्लस IB और दूसरा a माइनस IB, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। तो इमेजिनरी रूट जो है वो कभी भी होगा तो पेयर में ही आएगा, कम से कम दो होगा। तो अगर तीन रूट है और दो अगर इमेजिनरी हो गया तो एक ही रियल रूट बचेगा ना। तो इसकी दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि वन रियल और दो इमेजिनरी। ये कभी नहीं हो सकता है कि दो रियल और एक इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिनरी हमेशा पेयर में आता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो गया, ऑल रियल रूट्स। ये जो ऑल रियल रूट्स हैं इसमें भी दो पॉसिबिलिटी हो गए। कौन से पॉसिबिलिटी हो गए? कि ऑल
आर इक्वल, मतलब तीनों रियल रूट्स जो है वो बराबर आ गए। और दूसरा क्या आ गया, ऑल आर अनइक्वल, ये दोनों हो सकता है। तो ऑल आर इक्वल कब आएगा, जब आप p इक्वल टू टी सी पुट कर दोगे और p इक्वल टू पी सी पुट करोगे, तो ये जो वैल्यू आएगा, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये जो आइसोथर्म है इस कर्व को बस एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, और वो पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो जब क्रिटिकल पॉइंट पे टेम्परेचर टीसी और प्रेशर पीसी, तो वॉल्यूम क्या होगा, वीसी होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। तो इस पॉइंट पे जो आपका वॉल्यूम निकल के आएगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा, V इक्वल टू वी सी, और वो तब आएगा जब ऑल रूट्स आर इक्वल एंड इक्वल टू क्रिटिकल वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज इक्वल टू पीसी एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू टीसी। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। इसका जो दूसरा पार्ट है कि ऑल रूट्स आर अनइक्वल, लेकिन रियल, तो रियल और अनइक्वल में इसका क्या मतलब हुआ कि जब t इक्वल टू टीसी होगा, t इक्वल टू लेस देन टीसी होगा, नीचे वाला ये वाला कंडीशन, जब t लेस देन टीसी होगा, उस केस में क्या निकलेगा, आपको तीन रियल रूट्स निकलेंगे। एक देखो, ये जो क्रिटिकल आइसोथर्म है वो एक यहाँ पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक जो है वो कहीं इंटरसेक्ट अभी नहीं कर रहा है। प्रैक्टिकली वो होता ऐसे है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। अगर y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ देखोगे तो इस तरह का होता है। तो प्रैक्टिकली ऐसे होना चाहिए, लेकिन थ्योरेटिकली जो है वो ऐसे होता है। तो तीसरा रूट जो है वो ये होता है। तो जब t लेस देन टीसी होगा तो तीन रियल रूट्स आएंगे और तीनों रियल रूट्स अनइक्वल आएंगे। तो जब तीन रियल रूट्स आएंगे और अनइक्वल आएंगे तो हो सकता है कि एक सबसे छोटा हो, एक सबसे बड़ा वैल्यू हो और एक बीच का वैल्यू हो। तो अगर ऐसा आएगा तो उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू आपको मिलेगा वो सैचुरेटेड लिक्विड का मोलर वॉल्यूम देगा आपको, वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, और जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो देगा आपको उस गैस के सैचुरेटेड वेपर का मोलर वॉल्यूम, और जो बीच वाला आएगा उसका कोई मतलब नहीं होता, आप उसको उठा के फेंक देना। तो कहने का मतलब यह है कि जो वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये लिक्विड के लिए भी अप्लाई होता है और वेपर के लिए भी अप्लाई होता है। बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि पीवी इक्वल टू आर टी जो हम बताए थे वो आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट है, वो सिर्फ गैस के लिए अप्लाई होता है, वो भी आइडियल गैस, लो डेंसिटी, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे। लेकिन जो वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट है या फिर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, वो आपको लिक्विड के लिए भी अप्लाई होता है और गैस के लिए भी अप्लाई होता है। इसी कारण से जब क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो उससे आपको लिक्विड का भी वॉल्यूम निकलता है और वेपर का भी वॉल्यूम निकलता है। जब आप सॉल्व करोगे और अगर तीन रियल रूट्स आए और वो सारे अनइक्वल हो तो सबसे छोटा वाला आपको देगा सैचुरेटेड लिक्विड का मोलर वॉल्यूम और सबसे बड़ा वाला देगा आपको सैचुरेटेड वेपर का मोलर वॉल्यूम, और बीच वाले का कोई मतलब नहीं होता है। और तीसरा है कि वन रियल रूट एंड टू इमेजिनरी रूट, वो केस कौन सा होता है, जब आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर होता है, सुपर क्रिटिकल रीजन में, तो उसमें एक ही रियल रूट मिलते हैं, तो वो गैस का वॉल्यूम होता है, मतलब सुपर क्रिटिकल रीजन में गैस का वॉल्यूम होता है। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा टारगेट है वो ये है कि ए और बी का वैल्यू हम कैसे निकालें, वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स का वैल्यू हम कैसे निकालें। तो उसको निकालने के लिए how to find A and B, how to find A and B, ये अभी हमको निकालना है। A और B वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं, P प्लस ए बाई बी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इक्वल टू आर टी, और थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख देते हैं, P इक्वल टू आर टी, ये V बाई बी को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं अपॉन V माइनस बी माइनस ए बाई बी स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जरा सा आप पीवी डायग्राम पे देखो, ध्यान दो, अगर आप क्रिटिकल आइसोथर्म की बात करें तो ये वाला है, तो इस क्रिटिकल आइसोथर्म के लिए
जो क्रिटिकल पॉइंट है ये वाला, जहां पे प्रेशर पीसी के बराबर है, टेम्परेचर टीसी के बराबर है और वॉल्यूम वीसी के बराबर है, ये वाला पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है इस क्रिटिकल आइसोथर्म के लिए वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर आपने मैथमेटिक्स कैलकुलस में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि मैक्सिमा कब मिलता है, मिनिमा कब मिलता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। तो मैं बता देता हूं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है जिस पॉइंट पे कर्वेचर चेंज हो, कर्वेचर कनकेव से कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स से कनकेव हो जाए, मतलब कर्व का डायरेक्शन बदल जाए। तो ये वाला जो डायरेक्शन है आप देखोगे ध्यान से तो इस तरह से है ना, इस तरह से है, इस तरह से है ना, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे कर्वेचर इस तरह का था और फिर इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट के बाद ये हो गया, देखो यहाँ पे ये ऐसे और फिर ऐसे। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्रिटिकल पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जो कंडीशन होता है कैलकुलस, अगर आपको याद होगा तो वो होता है कि उस पॉइंट पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है डीपी बाई डीवी एट क्रिटिकल पॉइंट ये जीरो होता है और सेकेंड डेरिवेटिव भी जीरो होता है, तो डी स्क्वायर पी बाई डीवी स्क्वायर भी जीरो होगा। तो हम ये दोनों कंडीशन यूज करेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे और इसको यूज करके हम वैन डर वाल कांस्टेंट्स ए और बी निकालेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन भी आता है कि हम मैथमेटिकली पीवी डायग्राम पे क्रिटिकल पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैथमेटिकली क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव पीवी डायग्राम पे डीपी बाई डीवी क्रिटिकल पॉइंट पे जीरो होता है और सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो होता है। और क्यों होता है? क्योंकि ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब जो है अगर आप इस इक्वेशन को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें और उसको जीरो कर दें तो क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको यूज करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इसका और सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, दोनों क्रिटिकल पॉइंट पे निकालेंगे और उसको जीरो करेंगे। इसको हम यूज करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम dt बाई dv निकालें इक्वेशन 1 का तो क्या आएगा। अगर आप इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा। तो अगर डो p बाई डो v निकालोगे तो क्या आएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट टर्म का ये हो जाएगा आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि ये 1 बाई एक्स है तो इसका होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन। और इसका क्या होगा, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये पावर माइनस 2 है तो वो चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा पावर 1 बढ़ जाएगा नीचे तो v क्यूब और ये होगा 0 के बराबर। और चूंकि हम ये क्रिटिकल पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो आपको v इक्वल टू वी सी पुट करना पड़ेगा और t इक्वल टू टी सी पुट करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, t की जगह पे टी सी लिख दो, यहाँ पे वी सी लिख दो, यहाँ पे वी सी लिख दो, इसको जीरो कर दो। और अगर आप इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स से सिंप्लीफाई कर दोगे, इसको एक तरफ और इसको एक तरफ कर दोगे, तो ये हो जाएगा आर टी सी बाई वी सी माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a अपॉन वी सी टू द पावर क्यूब और इसको कह लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करो, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो, इसका जो है वो फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दो क्रिटिकल पॉइंट पे। तो डी स्क्वायर पी बाई डीवी स्क्वायर निकालो एट क्रिटिकल पॉइंट, तो क्या होगा, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये चला जाएगा ऊपर और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2RTC अपॉन वी सी माइनस बी होल क्यूब और इसका क्या हो जाएगा -6a क्योंकि 3 चला जाएगा ऊपर और माइनस साइन चला जाएगा अपॉन वी सी टू द पावर 4 इक्वल टू 0। इसको अगर रीअरेंज करोगे तो ये दे देगा आपको 2RTC अपॉन वी सी माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू 6a अपॉन वी सी टू द पावर 4, इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर दो या 3 को 2 से डिवाइड कर दो, किसी तरह से डिवाइड कर दो एक दूसरे को। तो हम लिखते हैं डिवाइडिंग 2 बाई 3, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3। तो अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो जरा, मैं फिर से जरा लिख देता हूं, आर टी सी अपॉन
वी सी माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू इनटू, क्योंकि अब डिवाइड कर रहे हैं तो ये चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा वी सी माइनस बी का होल क्यूब अपॉन 2RTC इक्वल टू, अब हम 2 को 3 से किया है ना, तो ये हो जाएगा 2A अपॉन वी सी टू द पावर क्यूब, और ये हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, सो वी सी टू द पावर 4 अपॉन 6A। अब जरा इसको देख लो कि कौन कौन सा टर्म कैंसिल होगा और क्या बच जाएगा। तो ये तुम्हारा RTC कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, बस ये बचेगा वी सी माइनस बी बाई 2। इस तरफ क्या होगा, तो ये वी सी क्यूब पूरा कटेगा, बस एक पावर बचेगा, और ये जो है वो 3 कट जाएगा। तो अब क्या बचा भाई, अब बचा आपका यहां से वी सी माइनस बी बाई 2 इक्वल टू, इस तरफ क्या बचा, इस तरफ बचा आपका वी सी बाई 3। तो अब देखें कि क्या बचा, तो इसको जरा अगर सिंप्लीफाई कर लें तो क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका वी सी बाई 2 माइनस वी सी बाई 3 इक्वल टू बी बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 3VC माइनस 2VC, सो VC बाई 6 इक्वल टू बी बाई 2। तो यहां से निकलेगा VC इक्वल टू 3B। निकाला यहां से, तो हमने यहां से निकाला VC इक्वल टू 3B, मतलब जो वंडरवॉल कांस्टेंट B है, जो वंडरवॉल कांस्टेंट B है वो निकला आपका VC बाई 3। तो अगर आपको क्रिटिकल वॉल्यूम पता है तो आप आराम से वंडरवॉल कांस्टेंट्स B निकाल सकते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि वंडरवॉल कांस्टेंट A कैसे निकालें। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन नंबर 2 में B इक्वल टू VC बाई 3 पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। सो फ्रॉम 2 मैं क्या करूंगा, B इक्वल टू VC बाई 3 पुट करूंगा 2 में। तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, ये वाला। तो इसमें मैं B इक्वल टू VC बाई 2 पुट करूंगा और देखूंगा क्या निकल के आता है। तो अगर मैं ऐसा करूं तो क्या हो जाएगा, RTC अपॉन VC, और B की जगह पे फिर से VC बाई 3, इसका स्क्वायर इक्वल टू 2A अपॉन VC क्यूब, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो RTC, और नीचे हो जाएगा आपका 3VC माइनस VC, सो 2VC बाई 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2A अपॉन VC क्यूब, और इसको अगर फिर से सिंप्लीफाई करा जाए तो ये निकलेगा RTC, और ऊपर चला जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 4VC स्क्वायर इक्वल टू 2A अपॉन VC क्यूब। अब जरा इसको थोड़ा सा कैंसिल कर दें तो ये पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा, और फिर क्या बचेगा, क्या आपका बच जाएगा RTC बाई 4, 9RTC बाई 4 इक्वल टू 2A अपॉन VC। तो यहां से R अगर निकालना चाहोगे तो ये निकलेगा 8 बाई 9, 8 बाई 9, और 9 के साथ है RTC, और फिर है आपका उल्टा हो गया, यहां से अगर आप R निकालना चाहो तो R इक्वल टू हो जाएगा, R ये इसको उस तरफ कर दो तो 8A बाई 9TC VC। तो ये आपका निकल गया R का वैल्यू TC VC और A के टर्म में। अब आप क्या करो कि इस B का वैल्यू और इस R का वैल्यू आप वंडरवॉल इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको A का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, देखो, अगर हम वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखते हैं, फिर से वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट अगर हम क्रिटिकल पॉइंट पे लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं ना, PC प्लस A अपॉन VC स्क्वायर इंटू VC माइनस B इक्वल टू RTC।
मैंने क्रिटिकल पॉइंट पे लिखा है क्योंकि हमारा क्रिटिकल पॉइंट पे ही ये सब निकला है, आर बी सब निकला है क्रिटिकल प्रॉपर्टीज के टर्म में निकला है, इसलिए मैंने वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट को क्रिटिकल पॉइंट पे लिख दिया है। और हम वैल्यू पुट करेंगे बी का और आर का और फिर कोशिश करेंगे कि ए का वैल्यू निकल जाए। तो देखो क्या होता है, पीसी प्लस ए बाई वी सी स्क्वायर, और VC और B है आपका VC बाई 3 यहां से, और R है आपका 8A बाई 9 TC VC और फिर से TC, तो TC हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा 8A अपॉन 9 VC। और इधर आपका हो गया PC प्लस A अपॉन VC स्क्वायर, और ये हो गया आपका 3VC माइनस VC, सो 2VC बाई 3 इक्वल टू 8A अपॉन 9VC। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा PC प्लस A अपॉन VC स्क्वायर, और इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दोगे तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24 और 2 9 जा 18, नीचे हो जाएगा VC स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा A, तो 24 अपॉन 18 A अपॉन VC स्क्वायर। अगर इसको 6 कॉमन ले लोगे तो 6 3 और 6 4, तो ये हो जाएगा 4A अपॉन VC स्क्वायर, 4A अपॉन 3VC स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, PC प्लस A बाई VC स्क्वायर। तो यहां से अगर आप PC निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4A अपॉन 3VC स्क्वायर माइनस A अपॉन VC स्क्वायर। तो यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो 3VC स्क्वायर कॉमन आ गया नीचे, ऊपर हो गया 4A और यहां से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3A, सो A अपॉन 3VC स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, PC के बराबर है, तो यहां से A इक्वल टू क्या निकल गया 3PC VC स्क्वायर। तो ये हो गया आपका A का वैल्यू क्रिटिकल प्रॉपर्टीज, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम के टर्म में। तो अगर आपको क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम पता हो तो आप A निकाल सकते हैं, और ये आपका B निकल गया, ये R निकल गया। अब हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से हमारा जो है वो निकल जाए, एनी हाउ हम निकालना चाहेंगे इसका कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। देखो कैसे निकालते हैं, आप इसको 2 माने थे, इसको आप 3 मान लीजिए, इसको आप 4 मान लीजिए और इसको आप 5 मान लीजिए। अब आप क्या करो कि यहां पे इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 4 में A का वैल्यू यहां से पुट कर दो, देखो कुछ आता है क्या, कुछ ना कुछ तो आएगा। सो फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5 हमने क्या करा, हमको A इक्वल टू 3PC VC स्क्वायर यहां पुट करना है, तो जो 4 हो जाएगा वो हो जाएगा R इक्वल टू 8, और A की जगह पे 3PC VC स्क्वायर, और नीचे है आपका 9TC VC। देखो तो क्या होता है, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8 बाई 3 और एक VC कैंसिल, सो PC VC बाई TC। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, PC VC इक्वल टू 3 बाई 8 R TC। PC VC इक्वल टू 3 बाई 8 R TC। अगर आप इसको PV इक्वल टू ZRT, जो रियल गैस का इक्वेशन होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर में, अगर आप PC VC इक्वल टू ZRTC अगर आप इससे कंपैरिजन करो तो यहां से क्या निकल के आता है, यहां से ये निकल के आता है कि ZC जो होता है वॉन डेर वाल गैस का क्रिटिकल, इसको हम कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर कह सकते हो, क्रिटिकल कंडीशन पे जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा वॉन डेर वाल गैस का, उसका वैल्यू होता है फिक्स, और वो होता है 3/8। तो अगर कोई भी गैस वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट को फॉलो करता है तो उसका जो क्रिटिकल कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा वो 3/8। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि जो वॉन डेर वाल गैस होता है उसका क्रिटिकल कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ZC इक्वल टू 3/8 होता है। तो अब मैं समराइज कर देता हूं कि आज हमने क्या क्या सीखा।
आज हमने ये सीखा कि वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्यों आया, कैसे आया, उसमें कैसे हमने वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स ए और बी को इंट्रोड्यूस कर दिया, कैसे उसमें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ आ गया। और फिर हमने ये समझा कि जो हम वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसको हम क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्यों कह सकते हैं, उसके जो रूट्स होते हैं, उसके अलग अलग नेचर कैसे होते हैं। फिर हमने ये समझा कि वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स ए और बी कैसे निकालते हैं। और फिर हमने एक एक करके क्रिटिकल पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के हमने पहले जो है वो b निकाला, और हमने b निकाला VC/3। फिर हमने क्या करा कि हमने r निकाला a और TC/VC के टर्म में, फिर हमने a निकाला PC/VC के टर्म में, और फाइनली हमने जो है वो ZC यानी क्रिटिकल कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर निकाल लिया। तो आपको जो याद रखना चाहिए, मतलब जो आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, वो ये रहना चाहिए जो वॉन डेर वाल गैस होता है उसके लिए b होता है VC/3, और जो a होता है वो होता है 3PC/VC², और जो ZC होता है वो होता है 3/8, जिससे कि आप हमेशा लिख सकें PC/VC = 3/8 RTC वॉन डेर वाल गैस के लिए। ये तीनों चीज आपको हमेशा याद रखना चाहिए वॉन डेर वाल गैस के लिए। तो ये जो A और B निकाले हैं वॉन डेर वाल गैस के लिए, ये एक्सक्लूसिवली वॉन डेर वाल गैस के लिए ही होता है। अगर आप किसी और इक्वेशन ऑफ स्टेट रेडलिक-वॉन्ग या पेंग-रॉबिन्सन के लिए निकालोगे A और B, तो वो अलग होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके समझ में आ गए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, इतना डेप्थ एक्सप्लेनेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।